हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इन्वेंटर्स एडुकेयर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं CRR आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो देखो बच्चों, आज का क्लास 11th के हिसाब से और क्लास 11th का ही एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। और ये जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है इस पीरियोडिक टेबल का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसी टॉपिक को आज हम लोग जो है सो कि कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिएगा जरा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, सबसे पहले इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसका अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों कि इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy required to remove an electron from its isolated gaseous atom, आइसोलेटेड गैसियस। तो क्या लिखा हुआ है जरा गौर करेंगे। डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और कहां से? तो फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब सपोज करो कि कोई यहाँ पे मेटल है Mg, अगर तो गैसियस स्टेट में से तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से हम लोग निकालें तो ये IE1 हुआ, ठीक है। और ये जो IE1 हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसको हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा M+ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम फिर से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालें तो वो क्या हो जाएगा, IE2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, M+2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसी तरह से अगर M+2 में से अगेन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बच्चों तो वह क्या होगा, दैट इज IE3 होगा। और वह जो होगा यहाँ पे आपको M+3 और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपको जो है बाहर आ जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग एक चीज समझने का कोशिश करें कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो क्या होता है कि IE1 से बच्चों अगर यहाँ पे इस फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर एलिमेंट में या मेटल में, तो ऑर्डर ऑफ अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, यह जो IE1 है IE1 से ग्रेटर होगा ऑलवेज I, और इससे ग्रेटर होता है IE3 और इससे ग्रेटर होता है बच्चों IE4 और IE3। ये इसका ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हो गया कि इससे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड का ज्यादा वैल्यू होगा और इससे ये होता जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया। अब देखिएगा कि अब इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं कैसे। तो देखो किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब यह है कि वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वो किसी खास सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल रहा है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे इसमें कंसेप्ट क्या कहता है, एक कंसेप्ट यह है कि हम लोग लिखेंगे कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज कैसा प्रोसेस है, तो लिखेंगे कि इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है बच्चों, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है
तो इसके लिए लिखते हैं कि इट इज ऑलवेज, यह क्या होता है, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमेशा यह कौन सा प्रोसेस है बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि अगर किसी एक मेटल में से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो ऑलवेज हमको एनर्जी को देना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, या हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा तो इसमें एक कंसेप्ट है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है कि अगर कोई मेटल M है और इसमें से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, IE1 बनाया है, तो IE1 बनाने में सपोज करो कि प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे अपने को एनर्जी देना पड़ा है, तभी तो निकला। तो जब प्लस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ा है तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन के तैयार हुआ, M प्लस और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है ना। तो जब इसमें से यहाँ आने पर प्लस x हुआ है तो फिर वापस से इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ के और इस कंडीशन में लाएंगे तो उतना ही एनर्जी क्या चीज में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में यानी कि माइनस एक्स, इट मीन्स क्या कि उतना ही एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना। क्योंकि IUPAC से क्या कहता है कि अगर हीट जो है ना, हीट एनर्जी अगर Q है तो ये Q अगर पॉजिटिव में है, अगर Q का वैल्यू जो है बच्चों, अगर Q का जो वैल्यू है Q इज इक्वल टू अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एनर्जी को दिया है। यानी कि पॉजिटिव का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, हमने एनर्जी को यहाँ पे दिया है, एंडोथर्मिक। और अगर Q का वैल्यू जो यहाँ पे आए, अगर यह निगेटिव में आ जाए तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो गया यार, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, समझ गए। यानी कि इस कंसेप्ट को भी समझना है, इससे ऑलवेज रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में भी आते रहता है और ऑलवेज प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आए, है ना। कि जैसे किसी मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है ये है, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फिर से वो अगर इस सिचुएशन में आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो सपोज करो कि कोई अगर हाइपोथेटिकल अगर हम क्वेश्चन ले लें, है ना, तो हाइपोथेटिकल अगर हम प्रश्न ले ले, यहाँ पे कोई अपने से वैल्यू कोई ले ले बच्चे, अगर कोई मान लो कि मेटल M है और M से यह जो है M प्लस बना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो निकला, तो यहाँ पे ये जो IE1 का जो वैल्यू हुआ, ये जो IE1 है आपका, ये जो IE1 का वैल्यू हो रहा है, अगर इसको हम 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं तो फिर से पूछा जाए कि अगर M प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ के फिर से इसको M बना दिया गया तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यही है। और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज पूछा है ना, आप अपने बुक्स जो बनाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे जो अगर आयनाइजेशन एनर्जी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे वहाँ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी दिया गया है तो वापस से उसी इलेक्ट्रॉन को इसमें अगर जोड़ा जा रहा है, उसके ऑर्बिट में इसको डाला जा रहा है, तो फिर से इतना एनर्जी जो है सो कि निगेटिव वैल्यू है, यानी कि इतना एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे सारे बच्चे अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ आ गया हो। अब इसमें जो मुख्य बात पढ़ना है बच्चों, तो कुछ और पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात अगर यहाँ पे समझा जाए कि जेड स्टार के बारे में आपने पढ़ा होगा
जेड स्टार पहले ही पढ़ा दिया जाता है और हमने पढ़ाया भी है। जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए फिर से कभी कोई वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें देखेंगे समझेंगे। तो जेड स्टार का क्या नाम है बच्चों कि जेड स्टार का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले तो इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो जितना ज्यादा जेड स्टार होगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उतना ही ज्यादा क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जेड स्टार जहां ज्यादा वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना ये जो है रेडियस के इन्वर्स में चलता है। रेडियस के कैसे चलता है इन्वर्स में। रेडियस जहां पे ज्यादा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम। इसी चीज को इसी पॉइंट को अगर हम फिर से समझ लें और एक और लाइन यहाँ पे अगर हम लिख दें तो देखो थोड़ा और इसको सिंपल वे में सरल तरीका में और आसान में लिख देते हैं कि देखो जो जेड स्टार होता है जेड स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। आज जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना यह जो है यह इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो वही बात है, इसमें एक नया क्या जोड़ दिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा जो जेड स्टार होता है ना तो जेड स्टार इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा के। ठीक है, तो सिग्मा क्या है तो सिग्मा क्या है ये इसको जेड स्टार में आपको बताया है। जब जेड स्टार पढ़ाया गया है तो आपको ये बताया जा चुका है। तो देखो इन फैक्टर्स पे शुरुआती इनिशियली मतलब ये कुछ मुख्य फैक्टर हैं जिस पर कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको प्रभावित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा ऐसे समझेंगे कि अगर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो इसको रेडियस के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लिए। अब जैसे देखो समझते हैं रेडियस वाली बात कि अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पे सपोज करो कि दो एटम है। सपोज करो कि ये एक एटम ए है इसका साइज देखो और ये कोई एटम बी है तो इसका सॉरी इसको हम छोटा बना देते हैं। ये कोई एटम बी है ना, तो इसका जो साइज है क्या है छोटा साइज। तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आया और इसमें जो ए वाले में न्यूक्लियस आया जो पॉजिटिव चार्ज आया वो यहाँ पे आया। जनरली होता क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर हम इसको ए मान लें और इसको हम बी मान लें तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काम करेगा वो कम काम करेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या है ज्यादा है। और ये जो छोटा वाला साइज है तो छोटा वाला साइज में क्या हो रहा है बच्चों यहाँ से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा कि यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस कम है तो डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा। तो अगर बात करेंगे किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो बी वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये सीधे तौर पे जो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर गया। ये आयनाइजेशन एनर्जी आपको साइज पे साइज ऑफ एटम पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे यहाँ पे जिसका साइज छोटा उसका आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑर्डर ऑफ अगर यहाँ पे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी लिखें तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा कि बी का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा दैट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइज पे डिपेंड कर गया आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा यह जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और जेड स्टार पे। तो सारा कंसेप्ट आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है HF हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे देखिए कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा क्या होगा बच्चों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा FF का मतलब क्या हुआ फुल या फुली फील्ड। ऐसा लिख लीजिए फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फुली फील्ड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो कहानी है यहाँ, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों कहानी में आपको समझना है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें इस तरह से, हाफ फील्ड सबको समझ में आता होगा कि हाफ फील्ड जो है HF, और यहाँ पे क्या है फुली फील्ड, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जो HF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पे लिख दें तो इसके S में क्या होगा 1, इसके P में कितना होगा 3, और D में कितना होगा 5, और F में कितना होगा बच्चों 7, क्योंकि ये हाफ फील्ड है तो सब में आप आधा आधा। और यहाँ पे क्या आएगा आपको S में 2, P में 6, D में जो है आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और F में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 14। तो इसको ऐसे समझना है कि जो ये फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो यह कैसा होता है, यह होता है आपको हाईएस्ट स्टेबल। हाईएस्ट स्टेबल के माने का, हाईएस्ट स्टेबल के माने यह हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना दूसरे का अपेक्षाकृत ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा समस्या होगा, है ना, या ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो हाईएस्ट स्टेबल। और ये जो है इस ग्रुप में, इसको हम लोग कह रहे हैं जो फुली फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है, इसको हम लोग कह रहे हैं कि हायर स्टेबल। स्टेबल यह भी है लेकिन वह फुली फील्ड वाले से कम होगा। ठीक है, ये अब नोट में क्या लिख लेना है, एक बात ये समझ गए। अब इस कंसेप्ट का भी यूज होने वाला है ना। तो यह जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला कंसेप्ट होता है ये सिर्फ एडजेसेंट एटम पे यूज होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि HF एंड FF concepts are only used at adjacent atom। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि ये जो हाफ फील्ड है HF एंड फुली फील्ड FF concepts are only used at कहाँ, तो only used at, इसको हम लोग यूज किया जाता है एडजेसेंट एटम पे। एडजेसेंट का मतलब हुआ जो आसपास में है, जो नेबरिंग है, पास में है, एडजेसेंट एटम पर इसका हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब आज ही की क्लास में अगर हम इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको इस्तेमाल मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज लिखिए नोट में कि नोट में क्या होता है ना कि इनर्ट गैसेज है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो इनर्ट गैस का आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाईएस्ट होता है। क्यों, क्योंकि वह जो है आपको स्टेबल है, वह क्या है मोस्ट स्टेबल है, एकदम से वह फुली फील्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वह जो है वह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहता। तो नोट में लिख लेंगे कि इनर्ट गैसेज है ना मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी या हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि इनर्ट गैसेज हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी in their respective periods। मतलब जितने भी पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 7 तक में, तो उसमें जो इनर्ट गैस है उसी का हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। क्या होता है, इनर्ट गैस है जो है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अच्छा, दो बातें हैं, इनर्ट गैस के पास तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता ही है, और ये पॉइंट नंबर दूसरा यह है कि दूसरा यह भी बात है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट की गैस की तरह हो जाए, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस अगर कोई अचीव कर लेता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में, तो उसका भी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग एक पॉइंट और लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। अगर इनर्ट गैस के तरह भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस, तो उसका भी जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है
वह क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वह जिस भी ग्रुप में है, जहाँ भी है, जहाँ 3 4 5 में अगर तुलना करके पूछा गया है तो उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, अब रूल क्या कहता है और भी कंसेप्ट क्या कहता है। तो अगर हम लोग इन जनरल की बात करें तो इन जनरल पीरियोडिक टेबल में क्या देखा गया है कि अगर बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ते हैं हम, बॉटम से किधर बढ़ते हैं, टॉप की तरफ, और ये लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम लोग आते हैं, कहाँ आना है, लेफ्ट टू राइट, कहाँ आना बच्चों, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और यहाँ भी आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सही है। अब यह क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, यानी कि रेडियस से उल्टा में चलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी इस वे में इंक्रीज कर रहा है तो जो रेडियस होगा वह कैसे डिपेंड इंक्रीज करता है। तो रेडियस की अगर बात हम लोग करें तो आप राइट टू लेफ्ट आएंगे और टॉप टू बॉटम आएंगे, तो रेडियस क्या होता है बच्चों, रेडियस जो है इंक्रीज करता है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम में भी, ऊपर से नीचे भी आने में रेडियस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ये बात है, रेडियस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है ना। तो देखिए एक अगर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में क्या आता है, फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है बच्चों, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में आता है क्या, लीना के रब से फरियाद, और अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेकंड ग्रुप में तो क्या होता है, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज करेगा। रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसी में अगर जब हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे और इसमें भी हम लोग बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। इतना बात क्या सबको समझ में आ रहा है, बोलिएगा, इतना बात सबको समझ में आ रहा है। अब इतना समझने के बाद ये जितना भी हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा है, इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। तो आपके पास प्रश्न क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपके पास है, ये पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि राइट द ऑर्डर ऑफ, या राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख देंगे हम लोग, तो ऐसे सीधे लिखते हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ, किसी में भी लिख लो, राइट द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, राइट द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, राइट द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। आपको कहाँ से लिखना है, किस पे लिखना है, सेकेंड एंड थर्ड में। तो राइट द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो इसमें ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन आता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इसमें अगर ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है तो क्योंकि ये बहुत ही आसान बात है ना, सभी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें नियॉन जो है इनर्ट गैस है, तो नियॉन का जो है इस पूरे वाले में क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब बाकी ऑर्डर को हम लोग पकड़ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम इधर से इधर की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो देखिए, लेकिन उस वे में अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दें तो ये जो होगा ये अपना गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है रेडियस के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या हुआ NS1, और इस सब का कॉन्फ़िगरेशन लिख के या दिमाग में रख के, या कोशिश करो कि जब शुरू शुरू में बना रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिख ही ले, ताकि धीरे 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 आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे NS1 NH2, बोरोन के लिए NH2 Np में 1, और इसके लिए NH2 Np में 2, और इसके लिए बच्चों NH2 Np में 3, NH2 और यहाँ पर Np में 4, और यहाँ पे क्या NH2 और Np में 5, और यहाँ पे NH2 Np में 6। ये है। तो अगर ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे जो मैक्सिमम होगा वह किसका होगा? नियॉन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक कैसा एलिमेंट है? यह जो एक एलिमेंट है यह इनर्ट गैस है या इनर्ट एलिमेंट इसको हम बोल रहे हैं। तो हम बताए हैं कि इनर्ट गैस चाहे इनर्ट एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह क्या होता है? मैक्सिमम। तो नियॉन का सबसे ज्यादा। अब वैसे भी इन जनरल अगर रूल देखा जाए तो इन जनरल में अगर रूल देखा जाए तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है इधर से इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा नियॉन का तो हो गया। अब नियॉन के बाद किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का, और फ्लोरीन के बाद किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे तुम लोग गौर करोगे तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखना है कि यहाँ पे ये क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। अब जब ये हाफ फील्ड हो गया तो इसका पेनेट्रेशन पावर हाई हो जाएगा, पेनेट्रेशन पावर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए नियॉन के बाद फ्लोरीन तो ठीक है, होना चाहिए था ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं होकर के होगा किसका? नाइट्रोजन का। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? ड्यू टू HF है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अभी अभी मैंने कंसेप्ट में भी बताया था कि जो हाफ फील्ड होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है, और इससे भी ज्यादा कौन स्टेबल है? फुल फील्ड। तो देखिए, और यह काम कहाँ करता है? सिर्फ एडजेसेंट एटम में। तो अगर नियॉन है, नियॉन के बाद फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन नहीं लिख करके हम लोग नाइट्रोजन लिखेंगे, आफ्टर दैट ऑक्सीजन लिखेंगे, और ये फिर सिलसिला चलते रहेगा। और यहाँ पे हम लोग कार्बन के पास पहुंच जाएंगे, और कार्बन के पास बाद अगर हम लोग देखें तो बोरोन आ रहा है, लेकिन बोरोन के बगल में ही ये जो है बेरिलियम है, इसका क्या है? S में 2 है, यानी कि फुली फिल्ड है। तो कार्बन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद बोरोन, और सबसे जो बाद में आएगा दैट विल बी द लिथियम। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसको आप अच्छे से कॉपी पे उतार लेंगे, देख लेंगे, जो कभी पीछे सीखा है अपने लाइफ में इसको, तो उसके लिए क्या हो गया? ये एक रिवीजन क्लास हो गया। अब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अब हमने सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट दोनों के लिए बोला था। तो देखिए, थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन आ जाता है ना? तो सोडियम, यहाँ पे Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर सल्फर, और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपको आ जाएगा आर्गन, है ना? हीलियम, नियॉन, और यहाँ पे क्या आएगा? आर्गन आएगा। ठीक है, आर्गन। तो देखो, इसमें भी हम लोग को ऑर्डर लिखना है। तो फिर से सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आर्गन का होगा, और उसके बाद किसका हो जाएगा? क्लोरीन का होगा। अब देखो, लास्ट वाला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम ही है। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो इसका NS1 आएगा, इसका NS में 2 आएगा, इसका NS2 Np में 1 आ जाएगा, इसका NH2 Np में 2 आ जाएगा, और इसका NH2 इसका फास्फोरस का जो है NS में 2 और Np में 3, और इसका सल्फर का आ जाएगा आपको NS में 2 Np में 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NS में 2 Np में 5, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? NS में 2 Np में 6। तो ये फुली फिल्ड है, और साथ ही में इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस है तो सबसे ज्यादा किसका? आर्गन का, फिर क्लोरीन का, फिर होना चाहिए था सल्फर का, लेकिन हुआ फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बाद होना चाहिए था एल्यूमिनियम, लेकिन नहीं, एल्यूमिनियम से पहले आएगा मैग्नीशियम क्योंकि फुली फिल्ड है, इसके बाद एल्यूमिनियम,
और जो सबसे लास्ट में बच गया वह सोडियम। यानी कि यह ये बताता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे कम थर्ड पीरियड एलिमेंट में किसका है, सोडियम का, और सेकंड पीरियड एलिमेंट में सबसे कम किसका है, लिथियम का है। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अब इसी में क्या हो सकता है कि ये जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी है, ये क्या है, फर्स्ट, या इसको हम लोग लिख सकते हैं IE1। सिर्फ IE1 लिख देने से काम अपना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे भी जो हमने ऑर्डर लिखा है ये IE1 के लिए है। किसके लिए है बच्चों, IE1 के लिए। लेकिन यहीं पे इस क्वेश्चन को आपको मूव कर दे और ट्विस्ट कर दे, घुमा दे और पूछ दे कि राइट सेकंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन बना दे कि राइट, क्या बना दे क्वेश्चन कि राइट सेकंड ऑर्डर, राइट, यहाँ पे अगर प्रश्न इस तरह से बना दे कि राइट सेकंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट का आपको सेकंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि IE2 चाहिए। तो देखो IE2 कैसे लिखना है इसको भी सीखना। इसके सीखने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड वापस से नियॉन। तो देखो बच्चों, अब इसमें जो हम लोग फिर से इसका सेकेंड ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है तो सब पे प्लस 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 और प्लस। सेकेंड ऑर्डर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इन सब में से हम एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके सोचेंगे। तो सोचो कि लिथियम के पास एटॉमिक नंबर कितना, इसका 3 होता है, एक निकाल दिए तो कितना बच गया, 2। इसके पास बेरिलियम का 4 होता है, इसी तरह से इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और 10, सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे Li प्लस है, तो पहले इसमें लिथियम का क्या हुआ करता था, लिथियम का पहले हुआ करता था कॉन्फ़िगरेशन कि 1s2 एंड 2s1, ये हुआ करता था ns1। तो एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बच गया क्या, तो इसमें बच गया ns में 2, इसमें क्या बच जाएगा, फिर से ns में 1 आ जाएगा, बेरिलियम है तो, है ना, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या आ जाएगा, बोरोन। तो बोरोन का क्या होता था पहले देखो, बोरोन का 5 होता था, क्या लिखते थे, 1s2 2s2 2p1, यही लिखते थे ना, 2 दूनी का 4 1 5 बोरोन। तो यहाँ पे ns में 2 है, ns में 1 और फिर से यहाँ पे ns में 2 और यहाँ पे ns में 2 np में 1, यहाँ पे ns में 2 ns में 2 np में भी 2, यहाँ पे ns में 2 np में 3 और यहाँ पे ns में 2 np में 4, सही है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, ns में 2 और np में 5, ns में 2 एंड np में 5, ns में 2 एंड np में 5। क्या बच्चों यहाँ पे ns में, यहाँ पे आपको ns में 2 np में 5 ये है। तो देखिए कि अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है, तो आप सभी सोचिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। IE2 अब इसका लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, IE2। तो IE2 में अब अपने को चेक करना है कि इसमें से इनर्ट कौन है। अब ये इनर्ट तो नहीं रहा, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट हो गया। कैसा हो गया, लाइक इनर्ट गैस, यानी कि लाइक हीलियम, हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने कैसा अचीव कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया एक इनर्ट गैस की तरह। तो हमने बोला था कि या तो इनर्ट गैस हो तो उसका मैक्सिमम होगा, या तो आयनाइजेशन एनर्जी उसका ज़्यादा होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है कैसा, लाइक इनर्ट गैस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह अचीव कर लिया है,
तो जो ऑर्डर लिखोगे तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो Li+ का होगा, और Li+ के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, Na+, के बाद होना चाहिए था फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन नहीं होकर के बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑक्सीजन में इस बार कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 3। तो फ्लोरीन नहीं होकर के अब की बार कौन जगह ले लिया, O+ ऑक्सीजन, तब जाकर के फ्लोरीन, तब जाकर के यहाँ पे नाइट्रोजन N+, तब जाकर के यहाँ पे अब इन दोनों में भी वही कहानी, तो तब जाकर के यहाँ पे आपको आ जाएगा बोरोन B+ का ज्यादा, तब जाकर के यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चों, ये C+ का ज्यादा, और तब जाकर के यहाँ पे कौन आ जाएगा इन दोनों में, तो इन दोनों में तो ये तो लिखे दिए है ना, तो कार्बन आ गया, बोरोन आ गया, और सबसे लास्ट में सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वह किसका होगा, बेरिलियम। तो देखो आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा, आपने आज के लेक्चर में सीखा कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जब भी लिखना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जनरल रूल से आप पढ़ते हैं वो जनरल रूल आपको जहाँ फुल फील्ड मिल गया, जहाँ हाफ फील्ड मिल गया, वहाँ पे यह रूल क्या हो जा रहा है, वायलेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आगे अगर बढ़ेंगे तो हम आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। जैसे ये आपने IE2 लिखा ना, तो एज इट इज इसका IE3 भी लिख सकते हैं। तो IE3 का मतलब क्या हुआ कि सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालो, Li++, यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम में ++, बोरोन में ++, इसके बाद जो कार्बन है कार्बन में भी ++, नाइट्रोजन में भी ++, 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालो, और ऑक्सीजन में भी ++, फ्लोरीन में भी ++, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में नियॉन बचता है, नियॉन में भी ++। यानी कि IE3, तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी IE3 लिखना है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सोचेंगे, फिर सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, और इसमें से चेक कर लेंगे कि इस बार कौन इनर्ट गैस की तरह है, तो सबसे ज्यादा फिर से इनर्ट गैस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है उसका हो जाएगा, और बाकी आप रूल फॉलो करोगे, और बाकी आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में सोचोगे। तो देखो बच्चों, हमने लगभग ये जो शुरुआती आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में है आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ से आप लोगों के लिए HW तैयार हो रहा है। तो HW में क्या तैयार हो रहा है कि राइट सेकेंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा ऑर्डर लिखना है, फर्स्ट तो आपने देख ही लिया, सेकेंड पीरियड में भी और थर्ड पीरियड में भी। तो यहाँ पे अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि राइट सेकेंड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि IE2 इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। किसमें, थर्ड पीरियड एलिमेंट में आपको जो है सो कि इसके बारे में पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद लर्न अबाउट लर्न आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने ये आपको लर्न करके आना है, सीख के आना है, या कुछ पढ़ के आना है कि लर्न आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ के आना, और कोई मेरा दूसरा लाइव अगर क्लास लगता है तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट बता दूंगा, और जहाँ पे कहीं कहीं एक्सेप्शन है उसको बता दूंगा। तो आज के लिए देखिए ये एक छोटा सा कंसेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अब इससे ही आपका बहुत सारा सवाल बन सकता है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का एक छोटा सा मतलब टॉपिक आ गया, और इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन चीज़ों पे से प्रभावित होता है, कौन कौन सा चीज़ इसको अफेक्ट करता है, और इसको कैसे लिखा जाता है। तो बस बच्चों आज के लिए आप इतना कवर करो, और फिर कोई मेरा क्लास लगता है तो डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है एलिमेंट में, इसको हम लोग पढ़ लेंगे, और इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेंगे कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।